पिछले 5 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। निफ्टी 12,000 के लेवल से 24,000 के लेवल पे आ चुका है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी वेल्थ डबल नहीं हुई होगी। वेल्थ तो छोड़ो, उनकी सैलरी भी डबल नहीं हुई होगी। और इसमें फॉल्ट जो है वो आपके बॉस का नहीं है। ये 5 गलतियां हैं जो लगातार हमारे इंडियन मिडिल क्लास और हमारे सैलरी क्लास करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी वो सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। और इसमें जो 5वीं गलती मैं आपको बताऊंगा ना, वो एक पल में आपकी सालों की मेहनत को जीरो पे ले आती है। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, आपकी एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्लॉट बेचकर एक साथ पैसे आए हैं तो क्या करें? एफडी कर देते हैं। सैलरी में बोनस आया है इस बार, क्या करें? एफडी कर देते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की लग रही है ना, यूएस ईरान की वॉर चल रही है तो क्या करें? एफडी कर देते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो भी क्या करते हैं? एफडी कर देते हैं। प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, छोटी सी मैथ समझ के जाओ। एफडी आपको मोटा मोटा मान लेते हैं 7% का रिटर्न देती है। तो देखो ये है प्री टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर टैक्स लगता है जो आपके स्लैब के हिसाब से लगता है। मान लो आप 30% के स्लैब में हो तो रिटर्न टैक्स लगने के बाद रह जाएगा 4.9%। अब इंडिया का इन्फ्लेशन मोटा मोटा 5 से 6% है। इसका मतलब आपने एक पैसा भी नहीं कमाया एफडी करके। 1 लाख रुपए की एफडी करते हो, रिटर्न आपका टैक्स के बाद रह जाता है 5,000, 1 लाख 5,000 हो गया, पर इन्फ्लेशन भी उतना ही है, आपने 0 पैसे कमाए। तो एफडी कब करनी चाहिए? देखो एफडी एक अच्छी वेल्थ प्रिजर्वेशन टूल है। अगर अकाउंट में 10-20 करोड़ रुपए है ना तो कर दो एफडी, अच्छी बात है, वेल्थ प्रिजर्व्ड रहेगी। लेकिन अगर पहला करोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, वेल्थ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज मत करो एफडी। वो आपको कभी वेल्थ ग्रो करके नहीं देगी। अब आप बोलोगे अगर एफडी ना करें तो कहां इन्वेस्ट करें? तो इसका जवाब मैं थोड़ी सी देर में देता हूं, पहले बाकी मिस्टेक्स भी सुन लो। मिस्टेक नंबर 2, हर इंक्रीमेंट लाइफस्टाइल में जाता है, वेल्थ में नहीं। आपकी सैलरी लेट्स से लास्ट ईयर बढ़ी थी 10% या मान लो 15%। मुझे एकदम ऑनेस्टली बताना, क्या आपकी एसआईपी बढ़ी 10% लास्ट ईयर, या आपने वीकेंड की स्पेंडिंग बढ़ा दी 10%? मैं रियल एग्जांपल देता हूं। 10 साल पहले हम सारे दोस्तों का पैकेज ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए साल का था। महीने के मोटे मोटे हमें 25-30 हजार रुपए आया करते थे और हम अच्छी खासी जिंदगी जिया करते थे। लास्ट वीक मेरे दोस्त से बात हो रही थी मेरी, उसकी सैलरी इस टाइम 50 लाख है साल की, और वो कह रहा था यार पैसे ही नहीं बचते, महीने के एंड में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। कहां जाते हैं सारे पैसे? इसी का टर्म है, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हर नया इंक्रीमेंट, हर एक सैलरी हाइक आपकी एक नई स्पेंडिंग शुरू कर देती है। अगर मैं डेटा बताऊं ना, 70% आईफोन इंडिया में ईएमआई पे लिए जाते हैं। 27% जो वेकेशंस हैं वो लोन से फंड होती हैं। सोच के देखो, हम लोन लेके घूमने जा रहे हैं, ये हाल हो गया है हमारा। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 30 लाख सैलरीड इंडियंस को स्टडी किया था। उसमें पता चला कि 33% जो हमारी मंथली इनकम है वो ईएमआई में ही चली जाती है। और ये एसेट बिल्ड करने के लिए नहीं जा रही है, ये शो ऑफ के लिए जा रही है। अब देखो, इसका सोल्यूशन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खर्च ही मत करो, लेकिन एक अच्छे सिस्टम की आपको जरूरत है। और वो सिस्टम क्या होना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड तक, लेकिन अभी पहले सारी मिस्टेक सुन लो। मिस्टेक नंबर 3, गलत इंश्योरेंस है आपके पास या फिर इंश्योरेंस है ही नहीं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अपनी मंथली सैलरी लो, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करो, और अब उसको मल्टीप्लाई करो उतने सालों से जो रह गए हैं आपके रिटायरमेंट के लिए। ये वो फाइनेंशियल नंबर है जिससे पे आपकी फैमिली हर टाइम डिपेंडेंट है। अब सोच के देखो, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो क्या होगा इस नंबर का। अब ज्यादातर इंडियंस को ये लगता है कि उनको जरूरत ही नहीं है टर्म इंश्योरेंस की, बिकॉज उनकी कंपनी ने उन्हें कवर दे रखा है। ये पहली गलती है। ये कवर उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप ले ऑफ होते हो, या आप रिजाइन करते हो, या आप जॉब स्विच करते हो। और दूसरी गलती, पता नहीं कहां से लोगों को लगता है कि 1 करोड़ का प्लान लेना काफी है। हर इंसान को पता नहीं क्यों लिए जा रहे 1 करोड़ का टर्म प्लान। 1 करोड़ की अगर मैं बात करूं ना, अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करो और अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात करो और साथ ही साथ अपने बच्चों की एजुकेशन की बात करोगे, तो ये 1 करोड़ जो है ना, ये अगले 5-10 साल भी नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो कवर होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस जो होना चाहिए, वो एटलीस्ट 15 टाइम्स होना चाहिए आपकी एनुअल सैलरी का। इसका मतलब अगर साल की सैलरी 20 लाख है तो कम से कम आपका टर्म प्लान 3 करोड़ का होना चाहिए। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है ना, इतने पैसे कहां से आएंगे? तो जो 3 करोड़ का टर्म प्लान है ना, उसकी जो महीने की आपके पैसे जाएंगे ना, वो आपके Amazon प्राइम और जोमैटो गोल्ड और नेटफ्लिक्स से कम ही जाएंगे। तो पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, इंटेंट की प्रॉब्लम है। जरूर रखना टर्म इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए। अब ये जो अगली 2 गलतियां है ना, ये थोड़ी अलग है शुरू की 3 से।
जो शुरू की 3 थी वो हैं जो आप गलत कर रहे हो, ये अगली 2 वो हैं जो आप अपने साथ कर रहे हो विदाउट इवन रियलाइजिंग, और दोनों की दोनों कनेक्टेड है। अगर आपने एक करी तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो उस पे आते हैं आप। मिस्टेक नंबर 4, आप एसआईपी रोक देते हो जब मार्केट गिरती है। इमेजिन करो आपको नाइकी के जूते बड़े पसंद है, एक शू जो 10,000 रुपए का था आपको बहुत पसंद है। आज जब लेने जाते हो तो स्टोर में डिस्काउंट लगाए 30% का, वो 7,000 का हो गया है। तो आप ये बोलते हो ना कि अरे यार सस्ता हो गया जूता, अब तो ले नहीं सकता, अगली बार आऊंगा जब जूता वापस से महंगा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी करते हो। तो मार्केट में ऐसा क्यों करते हो? जब निफ्टी गिरती है 30% तो लोग अपनी एसआईपी कैंसिल कर देते हैं, वेट करते हैं मार्केट वापस ऊपर आने देने का। कितनी इलॉजिकल बात है ये, और मैं हवाओं में नहीं कह रहा हूं। अगर मैं डेटा बताऊं आपको अप्रैल 2025 का एसआईपी स्टॉपेज रेशो, ये वो रेशो होता है जो मेजर करता है कितनी एसआईपी कैंसिल हुई अगेंस्ट कितनी स्टार्ट हुई, ये 296% था। 296%। इसका मतलब 3 एसआईपी कैंसिल हुई है हर एक एसआईपी स्टार्ट होने के अगेंस्ट। अगर मैं मई 2025 से अभी तक की बात करूं, ये रेशो 75% के ऊपर ही रहा है हमेशा अभी तक। एक छोटी सी मैथ्स बताऊं, अगर आप निफ्टी 50 का रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करोगे, वो भी 2000 से लेके 2023 तक का, उसमें भी वो इन्वेस्टर जिसने मार्केट पीक पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया हो, मतलब .com बबल 2000 के जस्ट पहले या 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जस्ट पहले, उन केसेस में अगर आप 10 ईयर में उनका रिटर्न देखोगे ना, तो वो 94% टाइम्स पॉजिटिव ही रहा है, और एवरेज रिटर्न 11 से 13%। जो एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो रहा है ना 10 साल के रिटर्न में निफ्टी का, वो 8.5% रहा है, वो भी वेल्थ बिल्डिंग रहा है। बात सिंपल सी है, जब मार्केट क्रैश करती है ना, तो आपकी एसआईपी ज्यादा यूनिट्स बाय करती है, और वो ज्यादा यूनिट्स बाय जब करती है, तो जब मार्केट रिकवर हो जाती है तो वही यूनिट्स आपको ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। देखो, क्रैश के टाइम एसआईपी रोकना वैसा ही है जैसे अगर आप किसान हो और मॉनसून लेट आ रहा है तो आपने अपने पूरे क्रॉप्स को आग ही लगा दी हो, ये लिटरली वैसे ही है। पर देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर लोग जो अपनी एसआईपी स्टॉप करते हैं क्रैश के टाइम पे, वो नहीं होते जिनको फेथ खत्म हो गया होता है मार्केट पे से, वो लोग होते हैं अक्सर जिनका कैश खत्म हो जाता है, जिनके पास कोई बफर ही नहीं होता। और ये मुझे लेके आता है 5th मिस्टेक पे, जो इंटरकनेक्टेड है और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 5, यू हैव नो इमरजेंसी फंड। मार्केट क्रैश होती है और आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है बिकॉज आपका पोर्टफोलियो रेड हो गया होता है, और लिटरली इस टाइम एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, या आपके पेरेंट्स को अर्जेंटली आपसे पैसे चाहिए होते हैं। आप अपने सेविंग्स अकाउंट चेक करते हो, उसमें 15, 20, 50 हजार रुपए पड़े हैं, फिर अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखते हो, वो -18% पे है, और लिटरली इस टाइम आप वो हरकत करते हो जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप एकदम एकदम वर्स्ट टाइम पे अपने म्यूचुअल फंड रिडीम करते हो क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे, या फिर अपनी एसआईपीज को पॉज कर देते हो बिकॉज आपको कैश फ्री अप करना होता है, और ये एब्सोल्युटली वर्स्ट टाइम है। पर पता है, गलती इसमें मार्केट की नहीं थी, गलती ये थी कि आपके पास इमरजेंसी फंड ही नहीं था। और अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, ज्यादातर सैलरीड इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड होता ही नहीं है। लिटरली कुछ भी नहीं होता है किसी बड़ी इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा उनके पास, और इसीलिए सबसे खराब टाइम पे जब पोर्टफोलियो रिडीम नहीं करना चाहिए, तब वो अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिडीम कर लेते हैं, और सालों की, लिटरली 5-10 सालों की जो कंपाउंडिंग है वो पूरी खत्म हो जाती है। ये एक डिसीजन उनके पिछले 10 साल को जीरो कर देता है, और आपको ये नहीं करना है। इसीलिए इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो यार, मैं करीब 13 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, और जो सारी गलतियां आपको बताई ना, मैंने ऑलमोस्ट ये सारी गलतियां करी हैं। तो अब मैं आपको वो सीक्वेंस बताता हूं जो एक्चुअली काम करता है, और आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये फॉलो करोगे ना, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहले, किसी भी एसआईपी, किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी फंड से पहले सबसे पहली चीज आती है इमरजेंसी फंड। और ये कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, मान लेते हैं आप महीने में 50,000 रुपए आपकी पूरी फैमिली खर्च करती है, तो आप 50,000 रुपए इंटू 6 करो, मतलब 6 महीने का इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, जो आएगा ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए। और ये वो पैसे जो आप एफडी कर दो, क्योंकि ये वो पैसे जो हम ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये बुरे वक्त के लिए हम इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए एफडी में डालो। और ये जो एक्चुअली इमरजेंसी फंड है ना, यही रीजन है, इसकी वजह से पिछले 10 साल से मैंने कभी भी, चाहे मार्केट क्रैश हो, कोई अर्जेंसी आए, इमरजेंसी आए, मैंने कभी अपने इन्वेस्टमेंट्स को ना ही पॉज किया है, ना ही ब्रेक किया है। और अगर आप ये फॉलो करोगे तो होपफुली आपकी कंपाउंडिंग में कभी ये अड़चन नहीं आएगी कि कोई इमरजेंसी आ गई और आपको वो तोड़ना पड़ गया। ये हो गया स्टेप 1। सेकंड, टर्म प्लान।
अभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचो, टर्म प्लान उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी आपकी सैलरी है, मान लो आपकी सैलरी 20 लाख रुपए साल की है, तो आप 20 लाख इंटू 15 करो, 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, ये होना चाहिए आपका टर्म प्लान। ये वैल्यू आएगी 3 करोड़। ये 3 करोड़ का होना चाहिए आपका टर्म प्लान, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के लिए। जो कंपनी का टर्म प्लान है वो इसके ऊपर बोनस है, लेकिन आपकी फैमिली की जो पूरी सिक्योरिटी है ना, वो अपनी कंपनी के हाथ में आप नहीं दे सकते। इसके लिए आपको ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। और ये अब आपने इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लिया, टर्म प्लान बिल्ड कर लिया, अब आते हैं स्टेप 3, थर्ड, एसआईपी कब कटनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी फर्स्ट को आती है ना, तो एसआईपी सेकंड को कट जानी चाहिए। अगर 31st को आती है तो 1 को कट जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जैसे ही सैलरी क्रेडिट होती है, उसके अगले दिन ही आपकी एसआईपी पूरी कट जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे कटने के बाद जो पैसे बचे, ये वो पैसे हैं जिनको आप उड़ा सकते हो, मस्ती कर सकते हो, घूम सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट पहले होना चाहिए और स्पेंडिंग उसके बाद आनी चाहिए। आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल फ्रेमवर्क है। जो लोग पैसे पैसे उड़ाते हैं और जो बचे कुचे पैसे बचते हैं उसके बाद उसको इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी वेल्थ ग्रो नहीं करते। हमेशा उल्टा होना चाहिए, पहले इन्वेस्टमेंट, फिर जो बचे कुचे पैसे हैं उसको उड़ा लो, उसको उड़ा के जो करना है करो, आपकी मर्जी है। फोर्थ, एंड ऑनेस्टली इसने सब कुछ चेंज कर दिया था मेरी जिंदगी में। जितनी बार, और आप प्रॉमिस करो, जितनी बार आपकी सैलरी बढ़ेगी उतनी बार आप उसको 2 पार्ट में तोड़ोगे। आधा पार्ट 50% जाएगा आपकी एसआईपी को बढ़ाने में, स्टेप अप करने में, और अगला 50% आपका उड़ाने में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस साल आपका इंक्रीमेंट 2 लाख का होता है साल के एंड में, तो इसमें से 1 लाख रुपए आपका एसआईपी को स्टेप अप करने में जाना चाहिए, और जो अगला 1 लाख रुपए वो आपका है, उसको उड़ा लो, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करो, नया फोन, गाड़ी, जो करना है करो। लेकिन ये याद रखना, 2 लाख में से 1 लाख जो 50% है वो आपके वेल्थ बिल्डिंग में जाना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये फॉलो करोगे ना, तो कुछ टाइम में, 5, 10, 15, 20 साल में एक टाइम जरूर आएगा जब आप अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं होगे। और यही वो तरीके हैं जिनसे आप एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री होते हो। फिफ्थ, मैंने कभी अपनी एसआईपी नहीं रोकी है जब मार्केट क्रैश हुआ है। और आज अपने आप से आप ये वादा करो कि कुछ भी हो जाए, आप अपनी एसआईपी पॉज या कैंसिल नहीं करोगे जब मार्केट क्रैश होगी। 2020 में मार्केट क्रैश हुई थी, 2025 में, लेट्स से 2027 में होती है, 2030 में होती है, कुछ भी हो जाए, जब मार्केट क्रैश होती है अपनी एसआईपी को पॉज मत करना, बिकॉज ये फैसला एक्चुअली डिफाइन करेगा कि आप कितनी वेल्थ क्रिएट करोगे। देखो, इन 13 साल की इन्वेस्टिंग के बाद मैंने बस यही चीज सीखी है कि जो आपकी सैलरी है ना, वो वेल्थ नहीं है। आपकी सैलरी बस एक रॉ मटेरियल है। आप वो सैलरी आने के बाद अगले 72 घंटे में उस सैलरी से क्या करते हो, ये डिफाइन करता है कि या तो आप पूरी जिंदगी नौकरी पे डिपेंडेंट रहोगे और उस सैलरी पे डिपेंडेंट रहोगे, या एक टाइम के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, आपको सैलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितने लोग जानता हूं जो वो क्रिएट नहीं कर पाए, वो अनलकी नहीं थे। वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। वो बस रैंडमली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रैंडमली सब कुछ कर रहे थे, और रैंडमली आज भी कर रहे हैं। पर आई होप इस वीडियो के बाद आप चीजों को रैंडमली नहीं करोगे। आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। प्लीज ये वीडियो शेयर जरूर करना उसके साथ जिसको आपको लगता है ये सब जानने की जरूरत है, या जिसको आप थोड़ा बहुत भी प्यार करते हो। और फाइनली, अगर आप ये जानना चाहते हो 2026 में बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, तो ये वीडियो देख लेना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। बाय बाय।